सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस अनित्य सराफ, योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच। सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है, राइट? सो वेलकम टू द एमएपीएल क्लासेस एंड आल्सो वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ सीए इंटर ऑडिट। सो साथ मिलकर हम लोग को क्या करना है सर? साथ मिलकर हम लोग को ऑडिट को एकदम रॉक करना है। साथ मिलकर अपने को जो ऑडिट है उसको एकदम स्कोरिंग बनाना है, उसको मजेदार बनाना है एंड साथ ही साथ अपने को क्या करना है सर? मजे करने हैं। आई विल से मजे करने हैं। क्योंकि यार अगर मैं ये कहूंगा ना यार आपको मेरे साथ ऑडिट पढ़ना है, आपको मेरे अंदर ऑडिट लर्न करनी है, तो वो चीज एकदम बोरिंग हो जाता है, टेडियस सा हो जाता है। अपने को तो साथ साथ मिलकर क्या करना है सर? मजे लेना है। अपने को साथ मिलकर ऑडिट को डिस्कवर करना है कि ऑडिट होता क्या है, व्हाट इज ऑडिट ऑल अबाउट। हर एक चीज अपने को ना एकदम मजा ले लेके पढ़ना है, मतलब कहते हैं ना फन विथ लर्निंग। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इन द क्लासेस। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस to start this journey with you all, and I believe कि आप लोग भी बहुत एक्साइटेड हो। तो साथ मिलकर चलो यार धमाल मचाते हैं और इस सब्जेक्ट के अंदर वंडर्स करते हैं। आर टारगेट इज सिंपल कि भैया अपने को ऑडिट को क्या करना है सर? एकदम मजेदार वे से पढ़ना है एंड अपने को ऑडिट में बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए। क्या बात कर रहे हो सर? ऑडिट में अच्छे मार्क्स चाहिए? ऑडिट में तो मैंने खाली पासिंग मार्क्स का टारगेट लेकर रखा था कि पास हो जाऊंगा, जुगाड़ लग जाएगा 40 नंबर का तो मेरा काम चल जाएगा। अरे भैया तुम पास होने के लिए आए हो तो तुम गलत जगह आए हो, यहाँ पे बताओ। राइट, दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। यहां आए हो तो यार 60-70 सोच के आओ, उसके ऊपर सोच के आओ, 60-70-80 इस तरीके के मार्क्स आप सोच के आओ, बिकॉज दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल व्हेन यू आर हियर। बिकॉज मैं अपनी तरफ से और हमारी जो पूरी एमईपीएल की टीम है वो अपनी तरफ से एकदम जान लगा देगी टू एंश्योर यार कि तुम यहां से ना अच्छे मार्क्स लेकर जाओ। हम कहीं कोई कमी नहीं छोड़ने वाले, मतलब हम एंश्योर करेंगे कि किसी भी तरीके से ना तुमको एग्जाम्पशन दिलाना ही दिलाना है। बट मुझे क्या चाहिएगा सर? आपका 200% कमिटमेंट चाहिएगा। मैं तो अपना 200% दे दूंगा। एमईपीएल क्लासेस अपनी तरफ से 200% आपको प्रोवाइड कर देगा, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देगा, बेस्ट असिस्टेंस प्रोवाइड कर देगा। बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए आपकी तरफ से 200%। तो हमारा 200% और आपका 200% जब एक साथ मिल जाएगा ना, तो टुगेदर वी आर गोइंग टू क्रिएट वंडर्स, राइट? सो वी ऑल नो कि जो एमईपीएल क्लासेस का जो अपना रिजल्ट्स वगैरह रहा है, that has been very very good. We have produced rankers, several rankers in the past attempts, and साथ ही साथ हर बार जो अपना रिजल्ट रहता है वो शानदार रहता है। आईसीआई का जो ओवरऑल परसेंटेज है उससे बहुत अच्छा अपना रिजल्ट रहता है। तो उसी चीज को अपने को कंटिन्यू करना है और अपने को रिजल्ट जो है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करने हैं। अब मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, मैं ऑडिट की बात करूं, तो ऑडिट अभी तक आप एमईपीएल में पढ़ते थे अंडर द गाइडेंस ऑफ मोहित अग्रवाल सर, हु इज अ लेजेंड इन हिमसेल्फ। तो मोहित अग्रवाल सर के गाइडेंस में आपने बहुत अच्छा करा है ऑडिट के अंदर, आई नो दैट। बट अनफॉर्चुनेटली अब मोहित सर हमारे बीच नहीं रहे हैं एंड आई हैव गॉट दैट अपॉर्चुनिटी कि मुझे क्या करना है सर? मोहित सर की जगह आपको उस सब्जेक्ट को जस्टिस दिलानी है और ऑडिट को क्या करना है सर? अपने को साथ मिलकर रॉक करना है। तो वी हैव डन दैट इन सीए फाइनल्स। जो रिजल्ट्स रहे सीए फाइनल के अंदर, ऑडिट के अंदर, वो बहुत ज्यादा एक्सीलेंट रहे, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरीज है ऑडिट में। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो 30-40 नंबर नहीं ला पा रहे थे ऑडिट में, बट देन अंडर ए प्रॉपर गाइडेंस दे हैव सिक्योर्ड 70+। तो आप भी वो चीज अचीव कर सकते हो, राइट? आपने बहुत सुना होगा कि ऑडिट स्कोरिंग नहीं है, बट साथ मिलकर हम लोग इंश्योर करेंगे कि ऑडिट स्कोरिंग है। तो डेफिनेटली जो जगह मोहित सर छोड़ के गए हैं उस जगह को कोई भर तो नहीं सकता, बिकॉज ही इज अ लेजेंड इन हिमसेल्फ। बट अगेन हम पूरी शिद्दत से कोशिश करेंगे कि आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोवाइड कर सके। एंड बिलीव मी, हम लोग साथ मिलकर वंडर्स भी डेफिनेटली करेंगे। एंड अगर मैं और आप दोनों शिद्दत से कोशिश करेंगे यार, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना? हर चीज पॉसिबल है। सो आर यू रेडी गाइज टू स्टार्ट दिस जर्नी ऑफ द ऑडिटिंग सब्जेक्ट? बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको कितना ज्यादा मजेदार सब्जेक्ट है, राइट? सो आर यू रेडी टू resume this, to start this journey of the CA Inter audit? Okay, so let us start, right? तो अब देखना, अगर हम लोग सब्जेक्ट की बात करें सर, तो हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है ऑडिट एंड एश्योरेंस का। तो हम लोग एकदम बेसिक्स डिस्कस करेंगे एंड एकदम बेसिक चीजों की चर्चा करेंगे, एकदम बेसिक बातें करेंगे। अब देखना, आपका जो सब्जेक्ट है ऑडिट एंड एश्योरेंस, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यू कैन जस्ट इमेजिन कि यार एक तो सीए इंटर के अंदर ना इंस्टीट्यूट ने पूरा 100 मार्क्स का सब्जेक्ट आपको दिया है ऑडिट एंड एश्योरेंस। बट इवन आफ्टर सीए इंटर व्हेन यू एंटर सीए फाइनल, तो सीए फाइनल के अंदर भी 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है ऑडिट एंड एश्योरेंस। तो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट सीए इंटर में है, 100 मार्क्स का सब्जेक्ट सीए फाइनल में है, राइट?
उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो प्रैक्टिकली पूरे सीए की जर्नी में सबसे ज्यादा अगर आपके कोई काम आने वाला है ना कोई सब्जेक्ट, तो वो ऑडिटिंग का सब्जेक्ट है, राइट। दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट रेलिवेंट फॉर यू एंड मोस्ट यूजफुल फॉर यू इन योर जर्नी ऑफ सीए। जब आप आर्टिकलशिप करते हो तो आर्टिकलशिप करते वक्त 3 साल क्या करते हो सर? ऑडिट। सीए बन जाते हो तो सीए बनने के बाद मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू डू ऑडिट इन योर लाइफ, राइट। आप चाहे जॉब कर रहे हो या आप चाहे प्रैक्टिस कर रहे हो, बट मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू डू ऑडिट इन योर लाइफ। तो सर आर्टिकलशिप में 3 साल आप ऑडिट कर रहे हो, सीए बनने के बाद भी मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू डू ऑडिट। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो सीए इंटर में भी 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है एंड सीए फाइनल में भी 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। तो सोचो यार इस सब्जेक्ट का रेलेवेंस कितना है। ये सब्जेक्ट तुम्हारा एकदम कोर है, राइट। ये सब्जेक्ट तुम्हारा एकदम कोर है। मतलब अगर तुम चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हो और तुमको ऑडिट अच्छे से नहीं आता तो भाई कुछ नहीं आता, ये कोर्स करना व्यर्थ है तुम्हारा, ये कोर्स करना बेकार है तुम्हारा। बिकॉज मैं कह सकता हूं कि सीए का सार है ऑडिट, ऑडिट एंड अकाउंट्स, दैट इज द बेस ऑफ एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इफ यू आर इन दिस कोर्स तो भैया ये 2 सब्जेक्ट्स तो आपको मतलब अच्छे से आना ही होगा, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। इसके बिना तो मतलब तुम्हारा चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाना बेकार है, राइट। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट। बट हम लोग क्या करते हैं सर, इस सब्जेक्ट को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल अंडरमाइन कर देते हैं। मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को आप लोग क्या करते हो, सबसे ज्यादा लिस्ट वैल्यू देते हो, सबसे ज्यादा लिस्ट इंपॉर्टेंस देते हो। सर बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस शिद्दत से करेंगे, अच्छे से करेंगे, बचा कुचा टाइम है उसमें ऑडिट को देखेंगे। टाइम मिला तो ऑडिट की क्लासेस लेंगे वरना नहीं लेंगे। ऑडिट की क्लासेस ले भी ली सर तो पहले बाकी सारा सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे, फिर टाइम मिला तो ऑडिट रिवाइज करेंगे वरना नहीं करेंगे। एंड एट लास्ट यू कंप्लेन सर ऑडिट में मार्क्स नहीं आते, राइट। बट गलती तो हमारी है ना, हम ऑडिट को वो इज्जत नहीं देते जो इज्जत ऑडिट डिजर्व करता है। जबकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान ऑडिट में देना चाहिए। मतलब प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑडिट। 100 मार्क का सब्जेक्ट सीए इंटर में, 100 मार्क का सब्जेक्ट दोबारा से सीए फाइनल में। प्लस मजे की बात यह है कि अगर सीए इंटर में ऑडिट अच्छे से कर लोगे ना तो सीए फाइनल में तो तुम्हारा बर्डन अपने आप कम हो जाएगा, बिकॉज काफी सारा टॉपिक्स तो सेम है, कॉमन है। ये इंटर का ही बेस फाइनल में कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। मतलब यहां ऑडिट अच्छे से किया तो फाइनल में भी एक सब्जेक्ट की तैयारी आपने 30-40% कर ली, राइट। प्लस 100 मार्क का एग्जाम है सो अलग, फाइनल में दोबारा 100 मार्क का एग्जाम है सो अलग। आर्टिकलशिप की जर्नी में ये सब्जेक्ट ही आपके काम आना है वो अलग, सीए बनने के बाद ये सब्जेक्ट ही आपके काम आना है वो अलग। तो भाई इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यार, और इस सब्जेक्ट को तुम बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते हो, बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते हो। अब ये बातें मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूं, क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि यार जब तक तुम इस चीज की इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे तब तक तुम डेडिकेट नहीं होगे, तुम डेडिकेटेड वे में क्या नहीं कर पाओगे, ऑडिट को पढ़ नहीं पाओगे। एंड मुझे क्या चाहिए सर कि आप डेडिकेटेड वे में मेरे साथ इस सब्जेक्ट की तैयारी करें। आप एकदम डेडिकेशन के साथ, शिद्दत के साथ इस सब्जेक्ट की तैयारी मेरे साथ करें। वो डेडिकेशन आप दिखाओगे तब जाके मजा आएगा, तब जाके अपन रिजल्ट्स अचीव कर पाएंगे। सो दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग विद द इंपॉर्टेंस कि भाई कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का, राइट, आपके लिए। प्लस अगर हम इंडस्ट्री की भी बात करें, पूरे देश की भी बात करें, पूरे देश के इकोनॉमी की भी बात करें, तो उनके लिए भी ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हो कि भाई पूरा का पूरा जो देश है ना, देश की जो इकोनॉमी है ना, वो ऑडिट के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि देश को चला कौन रहा है? कंपनियां चला रही हैं, राइट। देश को चला कौन रहा है? कंपनियां चला रही हैं। और कंपनीज के अंदर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में घोटाला हो जाए तो आप सोचो पूरा देश का इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में घोटाला ना हो, या इंश्योर कौन करेगा? एक तरीके से कहीं ना कहीं ऑडिटर्स इंश्योर करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में घोटाला ना हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ सही हो। हम ऑडिटर्स ही तो हैं जो एश्योरेंस देते हैं कि हाँ भैया सब कुछ सही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो पूरे के पूरे देश की इकोनॉमी भी इस ऑडिट में टिकी हुई है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्पीच में कहा था कि भाई जो डॉक्टर्स है ना, जो डॉक्टर्स हैं वो तो इंडिविजुअली एक इंसान का इलाज करते हैं, फिजिकल हेल्थ का इलाज करते हैं, बट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो देश का जो हेल्थ है ना उसका इलाज करते हैं, राइट। कि मतलब देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका इलाज हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो यार इंडस्ट्री के हिसाब से भी ना ऑडिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिकली इंडस्ट्री के हिसाब से ऑडिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आईसीएआई इंश्योर करता है कि ऑडिट आपके सिलेबस के अंदर इंटर में भी डाले, फाइनल में भी डाले, आर्टिकलशिप में भी आपको ऑडिट पढ़ाई जाए। तो ICAI ensures कि everywhere you get that training of audit.
सो दैट आप क्या कर सके, अच्छे से प्रैक्टिकल वर्ड में जाके ऑडिट कर सके। बट उसके बाद भी आप क्या करते हो, उसके बाद भी आप सब्जेक्ट को क्या करते हो, सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करते हो, अंडरमाइन करते हो, इसको सबसे लिस्ट इंपॉर्टेंस देते हो। तो भाई आज मेरे साथ आप कसम खा लो कि सर हम इस पूरे सीए की जर्नी में ऑडिट को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप जितना इंपॉर्टेंस अकाउंट्स को देते हो, टैक्सेशन को देते हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस ऑडिट को दें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। आप उससे कम ही इंपॉर्टेंस दें। आई अंडरस्टैंड कि दोज आर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एंड दोज नीड्स मोर टाइम, बट यार तुम एटलीस्ट अगर उन सब्जेक्ट्स में 1000 घंटे देने को तैयार हो तो मेरे साथ इस सब्जेक्ट को 400 घंटे देने को तो तैयार हो जाओ, इतना देने को तो तैयार हो जाओ। एंड आई एम आस्किंग यू द टोटल कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, टोटल जो अपना टाइम आपका डिवोशन होना चाहिए ऑडिट के लिए, उसकी बात कर रहा हूं मैं कि क्लासेस के अलावा रिविजन्स मिलाकर 400 से 500 घंटे तो देने के लिए तैयार हो जाओ। उतना अगर आप देने को तैयार हो ना तो हम लोग रॉक करने वाले हैं ऑडिट को, है ना। बाकी सब्जेक्ट में तुम देते रहना 1000 घंटे, 2000 घंटे, 2500 घंटे। मेरे साथ इस सब्जेक्ट को ना तुम टोटल मिलाकर शिद्दत से 400 से 500 घंटे दे दो, इंक्लूडिंग द क्लासेस टाइम, इंक्लूडिंग द रिविजन टाइम, एंड यू आर गोइंग टू रॉक। ठीक है, तो क्या इतना देने को तैयार है आप? अगर आप इतना देने को तैयार हो, और अगर साथ ही साथ जो भी गाइडेंस मैं आपको दूंगा, जो भी स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताऊंगा, जो भी टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो भी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अगर वो सारी चीजें भी आप फॉलो करने के लिए तैयार हैं तो यस वी आर गोइंग टू रॉक। बट अगर आप ये सारी चीजें फॉलो नहीं करने वाले तो भैया इस जर्नी में साथ जुड़ के कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता। आप क्या करने वाले हो सर, इंडिविजुअली इवेंचुअली अपना फीस वेस्ट करने वाले हो। इफ यू आर going to get started with me in this journey, then you have to accept me as your friend, mentor and coach, and you have to follow my instructions. If you are ready to do that, I am ready to take your responsibility and ensure your success in examination. But if you are not ready to do that, then भैया तुम अपने रास्ते में, अपने रास्ते, इस जर्नी में हम लोग साथ नहीं चल सकते। आई एम वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट, बिकॉज आई वांट कि मेरा हर एक बच्चा मुझे शिद्दत के साथ फॉलो करे, तभी मैं आपके रिजल्ट्स की गारंटी ले सकता हूं, वरना मैं आपके रिजल्ट्स की गारंटी नहीं ले पाऊंगा। तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट में आप इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस को जानें, इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस को समझें कि एकेडमिकली, प्रैक्टिकली ये सब्जेक्ट आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो सिर्फ 2 मिनट के अंदर मैंने ओवरव्यू दिया है, बट इवेंचुअली जब हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा कि भैया ये सब्जेक्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड किस तरीके से सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या करना है सर, अपनी जो नॉलेज है उसको अप्लाई करनी है। अब देखना कुछ मिथ्स है ऑडिट के बारे में। व्हाट आर द मिथ्स? सर बहुत थ्योरेटिकल है, बहुत ही ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है, लेस स्कोरिंग है, मार्क्स नहीं आते, एंड ऑडिट ही हमारा सबसे बड़ा रीजन ऑफ फेलियर है सर। इसी सब्जेक्ट की वजह से तो हमारा जो ग्रुप 2 है उसका बेड़ा पार नहीं लग पा रहा एंड वी आर नॉट एबल टू क्रैक आवर एग्जामिनेशंस। तो ये सारे मिथ्स हैं, एकदम थ्योरेटिकल है, बोरिंग है, लेस स्कोरिंग है, इट इज द रीजन फॉर फेलियर। Let me tell you, audit is not a theoretical subject, it is the most practical subject, it is the most practical subject। और प्रूफ इसी चीज का है ना भाई कि आर्टिकलशिप में क्या करते हो, ऑडिट। सीए बनने के बाद क्या करना है, ऑडिट। इकोनॉमी के लिए क्या जरूरी है, ऑडिट। तो यार इतना ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तुमने इसे थ्योरेटिकल बना रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मिथ दिमाग से हटा दो कि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी है, थ्योरी है, थ्योरी है, हमें से प्रैक्टिकल बना के पढ़ना है। यस, थ्योरी का पोर्शन है जिसको आपको याद करना होगा, बट दैट डज नॉट मेक इट अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, इट इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, वेरी वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट। दूसरी चीज ये बोरिंग है। जैसे ही आप मान लेते हो थ्योरेटिकल है तो आपके दिमाग में बैठ जाता है बोरिंग है, और जब मैं कहता हूं ये प्रैक्टिकल है तो ये बोरिंग हो ही नहीं सकता। एंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। रियल लाइफ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ लेंगे, एकदम जैसे रियल लाइफ ऑडिट करते हो ना उसी तरीके से हम लोग क्लासेस के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये बोरिंग हो ही नहीं सकता, बहुत ही ज्यादा मजेदार सब्जेक्ट है। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपको किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है और आप किस तरीके से पढ़ रहे हो। तो विल मेक श्योर कि ये सब्जेक्ट आपको बोरिंग ना लगे, एंड साथ ही साथ मैं आपको भी गाइड करूंगा, आपको भी सिखाऊंगा कि आप जब सेल्फ स्टडी करोगे तब भी आपको ये सब्जेक्ट बोरिंग ना लगे, बड़ा इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीजों में ही आप ज्यादा टाइम दे पाते हैं। अगर आपको ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगेगा, सेल्फ स्टडी में भी इंटरेस्टिंग लगेगा, तभी आप इसको रिवाइज कर पाओगे। तो आई विल एंश्योर कि आपको वो टेक्निक्स बता सकूं कि भैया तुम सेल्फ स्टडी भी जब कर रहे हो क्लासेस के बाद तो आप किस तरीके से सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ सकते हो। तीसरी चीज, आपको लग रहा है सर लेस स्कोरिंग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेस स्कोरिंग इसलिए है क्योंकि तो पहला रीजन तुम ऑडिट को अंडरमाइन करते हो, ऑडिट को वो इज्जत नहीं देते जो वो इज्जत वो डिजर्व करता है, और दूसरी चीज तुमको ऑडिट को पढ़ने का तरीका नहीं आता। तो वंस यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द सब्जेक्ट एंड वंस यू नो द एक्चुअल मेथड टू स्टडी ऑडिट एंड यू अप्लाई दोस प्रिंसिपल्स, तो भैया ऑडिट एकदम स्कोरिंग बन जाएगा, 60-70 कहीं नहीं गया, एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी द रीजन ऑफ योर फेलियर, इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द रीजंस ऑफ योर सक्सेस इन एग्जामिनेशन। कि ये सब एक सब्जेक्ट में सर 60-70 आ गया तो अपने आप ही मेरे लिए इजी हो जाएगा मेरा पूरा ग्रुप क्लियर करना। ठीक है ना।
सो ये चीज भी दिमाग में आज बैठा लो कि सर ऑडिट के ये जो मिथ्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मिथ्स है। थियोरेटिकल, बोरिंग, लेस स्कोरिंग, रीजन ऑफ फेलियर, सारा मिथ्स है, सारा बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड वी आर गोइंग टू प्रूव दैट इन द क्लास। अब सर अपना जो क्लास पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, एंड हाउ फाइनली वी आर गोइंग टू स्टडी ऑडिट। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना कि ऑडिट को कैसे पढ़ना है, ऑडिट को कैसे क्रैक करना है। अगर ये थ्योरी, ये जो प्रिंसिपल आपने समझ लिया ना, तो ऑडिट को क्रैक करना एकदम आसान है, ऑडिट में 60-70 मार्क्स लाना एकदम आसान है, राइट। तो हम लोग क्लासेस के अंदर फॉलो करने वाले हैं सीपीआई मेथड। व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो, वी आर गोइंग टू फॉलो सीपीआई मेथड। सीपीआई मेथड आप फॉलो कर लोगे ना तो ऑडिट में बेड़ा पार लग जाएगा। आप बोलोगे सर ऑडिट में हम निहाल हो गए, बेड़ा पार लग गया, ऑडिट में एकदम हाई मार्क्स आ गए हमारे, ठीक है। अब सीपीआई मेथड क्या है जो हम लोग फॉलो करेंगे, तो सी फॉर कॉन्सेप्ट्स, पी फॉर प्रेजेंटेशन एंड आई फॉर इंटरलिंकिंग। सी फॉर कॉन्सेप्ट, पी फॉर प्रेजेंटेशन, आई फॉर इंटरलिंकिंग, ठीक है। तो सबसे पहले सर कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना मैं जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा ना, आपको चीजें उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगेंगी। तो what we are going to do is in the class we are going to discuss very very simple examples। एकदम सिंपल एग्जांपल के साथ अपन समझने वाले हैं ऑडिट क्या होता है, और जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना उसको एकदम सिंपल लेके जाने वाला हूं मैं, एकदम सिंपल एग्जांपल्स क्लास में यूज करने वाला हूं। काफी बार हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले एग्जांपल्स यूज करेंगे, रियल लाइफ से ऑडिट को कनेक्ट करेंगे। काफी जगह में एकदम बेसिक एग्जांपल्स यूज करूंगा, एकदम बेसिक मतलब एकदम बेसिक, समथिंग दैट यू कैन कोरिलेट एंड यूज इन योर डेली लाइफ, ताकि हम लोग कॉन्सेप्ट को सिंपल वे में अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। उसके बाद सर कॉन्सेप्ट को खाली अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको उसको रिटेन करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। यू हैव टू राइट इवेंचुअली, राइट। तो कॉन्सेप्ट को रिटेन कैसे किया जाए उसके लिए हम लोग साथ में मेमोरी टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस मेमोरी टेक्निक्स। हर जगह मेमोरी टेक्निक्स काम का नहीं होता, काफी जगह हम लोग स्टोरीज के थ्रू कॉन्सेप्ट याद करेंगे, राइट। और प्रॉब्लम क्या होता है सर, आपने क्लासेस के अंदर मेमोरी टेक्निक शेयर कर दी, स्टोरीज बता दिया, क्लासेस के अंदर अपने को समझ भी आ गया, क्लासेस के अंदर अपने को याद भी हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे क्लास खत्म हुआ, जैसे अपना सिलेबस खत्म हुआ, उसके बाद आया वो 15-20 दिन, 1 महीने का गैप, जब मैं ऑडिट नहीं पढ़ पाया। और उसके बाद जब मैंने ऑडिट की किताब खोली तो भैया लग रहा है मुझे कुछ नहीं आता, मतलब माय माइंड इज ब्लैंक। तो ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए होता है कि सिलेबस जो आईसीआई का है वो इतना ज्यादा लेंथी है, इतना सारा सब्जेक्ट है, इतना ज्यादा वॉल्यूमिनस है कि जब मैं 1 महीना नहीं पढ़ता उस सब्जेक्ट को तो वो मेरे दिमाग में एकदम ब्लैंक हो जाता है और मुझे लगता है कि मेरे सारे क्लासेस के एफर्ट्स वेस्ट हो गए। होता है ना आपके साथ, बताओ। तो ऐसा ना हो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा रिविजनरी ऑडियोज, राइट। चैप्टर बाय चैप्टर आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू रिविजनरी ऑडियोज क्लिप। अब ये जो टेक्निक है ना ऑडियो क्लिप का, ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। सीए फाइनल के अंदर इसने एक रिवॉल्यूशन क्रिएट किया है कि मान लो एक पूरा टॉपिक, एक पूरा चैप्टर जो आपने 4-5 घंटे लगाकर क्लास में समझा है, अगर आपको उसको 10-15 मिनट का आपको एक ऑडियो मिल जाए, ऑडियो क्लिप मिल जाए कि 4-5 घंटे में जो भी पढ़ा उसका एक रिकॉल मेमोरी सिर्फ 10-15 मिनट के ऑडियो क्लिप में, तो कैसा हो? तो इस तरीके से ना आपको ऑडियो क्लिप्स मिलेंगे सारे टॉपिक्स के। अब अगर मैं आपको बोलूंगा यार क्लासेस खत्म होने के बाद भी डेली बेसिस में आपको ऑडिट को 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा देना है, तो माइट नॉट बी फिजिबल फॉर यू, माइट नॉट बी पॉसिबल फॉर यू। लेकिन हर दिन क्या आप इतना इंश्योर कर सकते हो कि वो जो ऑडियो क्लिप है वो एक आधा ऑडियो क्लिप आप सुन लें? बिल्कुल पॉसिबल है। एंड आपको उसके लिए अलग से कोई एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। खाना खा रहे हो यार, ऑडियो चला लिया, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, ऑडियो चला लिया, इधर उधर टहल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ऑडियो चला लिया, इनफैक्ट वॉशरूम में बैठे हो, ऑडियो चला दिया। और पता चला कि आपका जो एक्स्ट्रा टाइम है, जो स्क्रैप टाइम है, जो टाइम स्क्रैप होता था, वेस्ट होता था, उसके अंदर भी आपने ऑडिट रिवाइज कर दिया। तो इतना मजेदार टेक्निक है, इतना मजेदार टेक्निक है, आप डेली बेसिस में ऑडिट रिवाइज करते रहते हो एंड 15-20 दिन का जो गैप क्रिएट हो रहा था वो अब गैप क्रिएट नहीं होगा। आप जब भी ऑडिट की बुक खोलोगे आपको लगेगा ऑडिट एकदम तरोताजा है, बिल्कुल फ्रेश है आपके दिमाग में। तो दिस टेक्निक वी आर गोइंग टू यूज। उस एग्जाम से पहले रिविजनरी वीडियोस, राइट, वो आपको मिलने वाले हैं। एमएपीएल हर सब्जेक्ट के अंदर रिविजनरी वीडियोस प्रोवाइड करता है, ऑडिट के अंदर भी आपको रिविजनरी वीडियोस मिलेगा, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ऑडिट को कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो। तो पहला हो गया अंडरस्टैंड, दूसरा हो गया रिटेन, और तीसरा है रिप्रोड्यूस, कि सर जो समझा है, जो याद किया है उसको रिप्रोड्यूस भी तो करना पड़ेगा ना। अंडरस्टैंड भी कर लिया, रिटेन भी कर लिया, तो सर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते ना, उसको एग्जैक्टली रेप्लिकेट नहीं कर पाते, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, इसलिए ऐसे मार्क्स नहीं देता। तो आप सेम जो आपने पढ़ा है, जो आपने रिटेन किया है, आप उस इसको रिप्रोड्यूस कर सकें, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल टेस्ट वगैरह कंडक्ट करेंगे साथ साथ। तो उससे क्या होगा, आसानी होगा आपके लिए कि आप रिप्रोड्यूस कर सकें चीजों को।
उसके बाद सर कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, सब कुछ कर लिया। एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि यार जो आपको ध्यान देना होता है टू एंश्योर गुड मार्क्स इन आईसीआई एग्जामिनेशन, दैट इज प्रेजेंटेशन। सर प्रेजेंटेशन प्लेज ए वेरी वेरी रोल इन योर सीए एग्जामिनेशंस, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कॉन्सेप्ट अपने को समझ में आता है, कॉन्सेप्ट अपने को याद भी हम लोग लिख के भी आए हैं, बट एग्जाम में आप देखोगे कि यार बच्चा कंप्लेन कर रहा है, भाई मैंने तो पूरा ऑडिट में लिख के आया था, हाँ बट मुझे ना 40 नंबर ही मिले, 45 मार्क्स से मिला। अब उसका रीजन क्या है सर? दैट इज प्रेजेंटेशन। कि आपने लिखा तो है बट आईसीआई की जो एक्सपेक्टेशन है आपने उसकी एक्सपेक्टेशन को पूरी नहीं करी। मतलब होता है ना यार, खाना तो खाने को मिल गया बट जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं मिला, मजा नहीं आया, तो आप रेटिंग कम देते हो। तो आपने आंसर तो लिख दिया बट आईसीआई को जो चाहिए था आप दे नहीं पाए, तो आईसीआई को मजा नहीं आया, तो आईसीआई ने आपको मार्क्स एवरेज दे दिए। तो अपने को समझना होगा कि भैया आप एक प्रोफेशनल एग्जाम लिख रहे हो, ऑडिट सबसे ज्यादा कोर सब्जेक्ट है हमारे सीए का, आप वो सब्जेक्ट के आंसर्स अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ये आंसर, योर आंसर्स हैव टू बी प्रोफेशनल एंड इट हैज टू बी एज पर द आईसीआई स्टैंडर्ड्स। तो क्लासेस के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा कि हम लोग प्रोफेशनल आंसर्स कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं और आईसीआई स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द यूएसपी ऑफ आवर क्लासेस एज वेल। कॉन्सेप्ट्स के बारे में काफी क्लासेस में डिस्कशन होता है, चर्चा होता है, बट प्रेजेंटेशन के बारे में जनरली वी स्किप। प्रेजेंटेशन को लोग ना अंडरमाइन कर लेते हैं, यार ठीक है लिख लेना, बट वहीं आप मार्क्स क्या कर जाते हो, लूज कर जाते हो। तो प्रेजेंटेशन इज गोइंग टू प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर क्लासेस। उसके बाद तीसरी चीज है दैट वी नीड टू एम्फसाइज अपॉन इन ऑडिट इज इंटरलिंकिंग। यहाँ जबरदस्त लेवल ऑफ इंटरलिंकिंग होने वाला है, जबरदस्त, विद इन द टॉपिक्स विद अदर सब्जेक्ट्स, जबरदस्त लेवल का इंटरलिंकिंग होने वाला है। विद इन द टॉपिक्स आपने सर कंपनी ऑडिट पढ़ लिया, बट कंपनी ऑडिट आपका जो पीछा है ना वो पूरे सिलेबस में छोड़ेगा नहीं, हर जगह कंपनी ऑडिट का जो प्रिंसिपल्स है ना वो आप रिलेट कर पाओगे। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग आपने एक जगह कर लिया, बट पूरे सिलेबस के अंदर स्टैंडर्ड्स के जो प्रिंसिपल्स है ना वो एप्लीकेबल होते रहेंगे। तो कंपनी ऑडिट हो गया, स्टैंडर्ड्स हो गया, कारो हो गया, ये सारा अलग अलग टॉपिक्स है जो आपस में को रिलेट करता है। मतलब एक चैप्टर को ना आप दूसरा सब्जेक्ट के बिना नहीं पढ़ सकते, दूसरा चैप्टर के बिना नहीं पढ़ सकते। आप कारो भी पढ़ रहे हो तो स्टैंडर्ड का नॉलेज काम आ रहा है, आप स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो कारो का नॉलेज काम आ रहा है, कंपनी ऑडिट पढ़ रहे हो कंपनी अकाउंट्स का नॉलेज काम आ रहा है। तो सारे टॉपिक्स आपस में क्या सर, इंटरकनेक्टेड है। एंड साथ ही साथ विद अदर सब्जेक्ट्स, ऑडिट इतना जबरदस्त सब्जेक्ट है कि बाकी सब्जेक्ट के साथ भी इसका इंटरलिंकिंग है। क्योंकि एज ए ऑडिटर अपने को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस चेक करना है, लॉ का कंप्लायंस चेक करना है, टैक्सेशन का कंप्लायंस चेक करना है, तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी इंटरलिंकिंग है इसके साथ। तो इंटरलिंकिंग के एक्सपेक्ट में भी अपने को काम करना है, ठीक है। तो दिस इज द मेथडोलॉजी दैट वी आर गोइंग टू वर्क, सीपीआई मेथडोलॉजी। उसके बाद सर एग्जाम पैटर्न क्या है, व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न फॉर ऑडिट, क्या एग्जाम पैटर्न है? तो एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि सर 70% क्वेश्चंस ना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पूछे जाते हैं और 30% क्वेश्चंस एमसीक्यूज के हिसाब से पूछे जाते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव में भी जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ना, तो वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, ज्यादातर केस स्टडी फॉर्मेट में पूछता है। तो आपको जो आपका जो नॉलेज है वो अच्छा होना चाहिए, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। एमसीक्यूज भी जो आपसे पूछता है ना, नॉर्मली डायरेक्ट एमसीक्यूज नहीं पूछता, वो आपको एक इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो देता है। क्या देता है? इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो देता है, एक लंबी चौड़ी केस स्टडी देता है जिसमें वो अलग अलग चैप्टर्स की बात कर रहा है, जिसमें अलग अलग प्रोविजंस की बात कर रहा है, और उसी पार्टिकुलर केस स्टडी के बेसिस में ना आपको क्या करना है, आपको आंसर्स देने हैं। एक क्वेश्चन कारो के ऊपर होगा, एक क्वेश्चन में भी स्टैंडर्ड के ऊपर होगा, एक क्वेश्चन में भी रिस्क असेसमेंट के ऊपर होगा, अलग अलग चैप्टर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेस्ड अपॉन वन केस स्टडी। तो आप तभी क्रैक कर पाओगे अगर पूरे सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग एज ए होल अच्छी हो, राइट। अगर पूरे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग एज ए होल अच्छी ना हो तो आप उसको क्रैक नहीं कर पाओगे। दिस इज द एग्जाम पैटर्न, 70% डिस्क्रिप्टिव, 30% एमसीक्यूज, ठीक है ना। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में कैसे काम करना है, एमसीक्यूज में कैसे काम करना है, वो सारा कुछ मैं आपको क्लासेस के अंदर बताऊंगा, दैट हाउ यू हैव टू वर्क फॉर द डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव के अंदर प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, हाउ यू हैव टू राइट द आंसर्स, एमसीक्यूज को कैसे क्रैक करना है, राइट। एमसीक्यूज में कुछ शॉर्टकट है क्या, लॉन्ग कट कहां लगाना है, शॉर्टकट कहां लगाना है, क्या क्या अलग अलग ट्रिक्स हो सकते हैं एमसीक्यूज को सॉल्व करने के, तो वो सारी बातें भी हम लोग क्लास में करेंगे। हमारा जो क्लास सीक्वेंस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, सबसे पहले मैं आपके साथ एकदम बेसिक बातें डिस्कस करूंगा, एकदम बेसिक। मतलब स्टार्टिंग का जो पार्ट होगा ना उसमें हम जस्ट गोइंग टू डिस्कस विद यू द बेसिक टर्म्स, ऑल द बेसिक टर्म्स दैट इज गोइंग टू बी रेलेवेंट इन ऑडिट। एकदम बेसिक बातें करेंगे, एकदम बेसिक, चाहे वो सिलेबस में हो ना हो, एकदम बेसिक बातें करेंगे, मतलब बेस बनाएंगे। मतलब कहते हैं ना यार, एक बार ड्राइविंग सीख लेना फिर तो तुम कहीं भी चला दोगे उसको।
बट अगर ड्राइविंग का बेसिक नहीं आता तो यू नो एनी डेज इट में हैपन दैट आपका क्या हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। तो पहले हम लोग बेसिक सीखेंगे। बेसिक सीखने के बाद मैं कुछ चैप्टर्स आपके साथ लूंगा, कंपनी ऑडिट है, कारो है, जहां ऑडिटर्स की रिपोर्टिंग वगैरह की बात होती है। उसके बाद सिंपल चैप्टर्स पिकअप करने से पहले मैं आपके साथ लूंगा स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, राइट। तो काफी जगह देखोगे पहले सिंपल चैप्टर्स लिए जाते हैं, बेसिक चैप्टर्स लिए जाते हैं, स्टैंडर्ड्स में लास्ट में जाते हैं, बट मैं आपके साथ लूंगा पहले स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। अब स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग अपने आप में एक ऐसा समुंदर है कि आप बोल सकते हो यार ऑडिट का ना हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है स्टैंडर्ड के अंदर। मतलब कहते हैं ना भगवत गीता में जीवन के हर प्रॉब्लम का समाधान है, तो उसी तरीके से ऑडिट करते वक्त आपको जितने भी इश्यूज फेस हो सकते हैं हर चीज का सॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अंदर है। पहले हम लोग स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग में जाएंगे। नॉर्मली कहा जाता है कि स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग बहुत ही ज्यादा फियरफुल टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा लेंथी टॉपिक है, यू नो इट्स द फियर फोबिया ऑफ द स्टूडेंट्स। बट हम लोग पहले स्टैंडर्ड्स में काम करेंगे। वो जो फियर है आपके मन में स्टैंडर्ड्स का, उसको हटाएंगे, उसको रिमूव करेंगे, और आप देखोगे कि स्टैंडर्ड्स हो गया ना तो आप बोलोगे सर बचा हुआ ऑडिट में कुछ है ही नहीं। मतलब जो बेसिक चैप्टर्स है वो तो चुटकियों में हो जाएगा, चुटकियों में, अगर अपना स्टैंडर्ड्स अच्छे से हो गया। तो पहले स्टैंडर्ड्स में काम करेंगे, फिर अपन बाकी सिंपल चैप्टर्स में जाएंगे। उसके बाद हम लोग जो बाकी चैप्टर्स होंगे उनको कवर करेंगे, जैसे अपना बैंक ऑडिट हो गया, स्पेशल ऑडिट हो गया, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, तो उसके बाद जाएंगे। तो ऐसा सीक्वेंस होगा दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। अगेन जो सीक्वेंस डिजाइन किया गया है बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर डिजाइन किया गया है, बहुत ज्यादा साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है, एंड दिस सीक्वेंस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। स्टैंडर्ड्स के अंदर भी पहले कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ना है, दूसरा कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ना है, तीसरा कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ना है, एकदम प्लान्ड वे में ना सीक्वेंस बनाया गया है, जिससे क्या होगा सर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा, ठीक है ना, दैट योर अंडरस्टैंडिंग इज गोइंग टू बी गुड। और हर किसी चैप्टर के अंदर हम लोग का जो काम करने का तरीका होगा हम लोग वही होगा कि वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द सीपीआई फॉर्मूला। पहले कॉन्सेप्ट को समझो, अंडरस्टैंड करो, रिटेन करो, रिप्रोड्यूस करो, प्रेजेंटेशन में काम करो, इंटरलिंकिंग में काम करो। तो हर चैप्टर के अंदर अपने को इस 3 एस्पेक्ट में काम करना है, सीपीआई फॉर्मूला, ठीक है ना, सीपीआई फॉर्मूला। प्लस देखना अपना जो क्लास का एक मेथोडोलॉजी होगा ना सर, वो क्या होगा, हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज की तो बात करेंगे, प्रैक्टिकल तो रहेंगे, बिकॉज प्रैक्टिकल होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप प्रैक्टिकली चीजों को नहीं समझोगे, जब तक आप प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लोगे, तब तक सब्जेक्ट को पढ़ने का मजा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ वी आर गोइंग टू बी वेरी मच एग्जाम ओरिएंटेड एज वेल। अपने को बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड रहना है, अपन क्लासेस में भी ना बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। मेरे क्लासेस के एक यूएसपी होता है एग्जाम ओरिएंटेड, एकदम मतलब बिल्कुल अपने को ये चीज ध्यान में रखना है, ये चीज याद रखना है कि सर प्रैक्टिकल नॉलेज तो लेनी है बट एग्जाम्स क्रैक करने हैं, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो उस चीज का अपन क्या करेंगे सर, बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे दैट वी हैव टू बी एग्जाम ओरिएंटेड। आईसीआई को क्या चाहिए, कितना पढ़ना है, कितना याद करना है, वो सारी चीजें हम लोग ध्यान रखेंगे। मेरा जो कॉन्सेप्ट होगा, मेरा जो फोकस है ना, वो सिर्फ इस चीज में नहीं है कि आपको भर भर के पढ़ाना है कि भाई देखो मैंने तो सब कुछ पढ़ा दिया यार, क्वेश्चन तो मेरी बुक से ही है। मेरा वो फिलॉसफी नहीं है, मेरा वो मेथोडोलॉजी नहीं है। आई एम मेकिंग इट वेरी वेरी क्लियर। मेरा वो फिलॉसफी है कि मैं ये सोच समझ के आपको पढ़ाता हूं कि भाई आज तो मैंने तुमको पढ़ा दिया बट कल को तुमको रिवाइज भी तो करना है। सिर्फ मेरे पढ़ाने से क्या होगा, तुमको भी तो रिविजन्स करने हैं, और तुमको कम से कम 4 से 5 रिविजन्स करने हैं, तब जाके तुम्हारा काम चलेगा। उसके बाद जो एग्जाम से पहले आपको टाइम मिलेगा वो 4-5 दिन का तो मिलने नहीं वाला, सिर्फ 1.5 डेज का मिलने वाला है। तो उस 1.5 डेज में भी तो आपको रिवाइज करना है कि नहीं? तो आप 1.5 डेज में रिवाइज नहीं कर पाओगे तो पूरा पढ़ाने का क्या फायदा मेरा। सो दैट इज वाई जो भी हमने पूरा का पूरा प्रोसेस बनाया ऑडिट को पढ़ने का, वो इस तरीके से बनाया है कि सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में हो। आपको कंसाइज बुक मिलेगा जिसको आप इजिली रिवाइज कर सको। उसके अलावा मैं आपके साथ ट्रिक शेयर करूंगा कि किसी भी टॉपिक को कम टाइम में कैसे रिवाइज किया जाए। प्लस ऑडियो नोट शेयर किए जाएंगे जिसके माध्यम से आप फिर से किसी चैप्टर को क्या कर सकते हो सर, कम से कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो। तो अपना ये फोकस रहने वाला है कि अपने को एग्जाम ओरिएंटेड रहना है, अपने को एग्जाम में मार्क्स लाने हैं। मुझे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो देना है बट साथ में मुझे आपको सीए बनाना है, साथ में मुझे यह इंश्योर करना है कि भैया तुम ऑडिट की वजह से फेल नहीं हो रहे, तुमको ऑडिट में मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज से तो दाल नहीं गलने वाला, सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज से तो मार्क्स नहीं आने वाले, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ऐसे आपको जो मार्क्स है ना वो सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस में नहीं देता है। आप एग्जाम में क्या लिख के आ रहे हो उसके बेसिस में आपको ऐसे मार्क्स देता है। तो वो चीज का अपने को ध्यान रखना है एंड दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू इंश्योर।
ठीक है, तो ये जो बेसिक चीजें हैं यार एक बार नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग अपना सब्जेक्ट में आएंगे। अब देखना एकदम बेसिक डिस्कशन करेंगे हम लोग। वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी वेरी बेसिक टर्म्स एंड इन ए वेरी वेरी लेमन लैंग्वेज एंड इन टेकिंग वेरी सिंपल एग्जांपल्स कि सर ऑडिट होता क्या है। हम जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ऑडिट एंड एश्योरेंस, इसका मतलब क्या है और ऑडिट के साथ एश्योरेंस क्यों जुड़ा है और भैया वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारा उसमें रोल क्या है एंड व्हाट द एग्जैक्ट प्रोसेस इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो जब हम ऑडिट की बात करते हैं ना, तो ऑडिट का एक क्लोज कोरिलेशन होता है अकाउंटिंग के साथ। ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग ऑलवेज गोज टुगेदर। ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग ऑलवेज गोज टुगेदर। पहले अकाउंटिंग होती है फिर ऑडिटिंग होता है। अगर अकाउंटिंग नहीं है तो ऑडिटिंग का वहां पे कोई पॉसिबिलिटी अराइज ही नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अकाउंटिंग एंड देन ओनली देयर इज ऑडिटिंग। मतलब अकाउंटिंग तो हमेशा रहेगा, जब भी कोई धंधा हो रहा है, जब भी कोई बिजनेस हो रहा है सर, अकाउंटिंग तो हमेशा रहेगा, उसके बाद ही ऑडिट होगा। और अगर कोई धंधा हो रहा है, कोई बिजनेस हो रहा है और वहां अकाउंटिंग नहीं हो रही, तो इसका मतलब बिजनेस एक हैपजर्ड मैनर में चल रहा है और बिजनेसमैन को खुद नहीं पता वो कर क्या रहा है। उसको खुद नहीं पता कि वो प्रॉफिट कमा भी रहा है या लॉसेस में है, घर से पैसा देते जा रहे हैं। तो अकाउंटिंग तो हमेशा होगा, ठीक है ना। अकाउंटिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। ऑडिट होता है नहीं होता है डिपेंड करता है केस टू केस। अब देखना सर, हम लोग अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग का मैं लीगल डेफिनेशन में तो जाने नहीं वाला। आप लोगों ने अकाउंटिंग की पीएचडी कर रखी है कि व्हाट इज अकाउंटिंग, बट एकदम सिंपल भाषा में बात करें तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, खाते बनाना, अकाउंट बनाना। जब भी एक व्यापारी धंधा करता है, व्हेनेवर ए पर्सन डज बिजनेस ही मेंटेन्स हिज अकाउंट्स, तो वो अपने अकाउंट्स मेंटेन करता है। चाहे वो मिस्टर लाला हो जो एक छोटा सा पान दुकान चला रहा है, या फिर someone who carries on a company, एक ऐसा बंदा जो पूरा कंपनी चला रहा है, कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो पूरा कंपनी चला रहे हैं, या दो से तीन लोग मिलकर पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। तो कोई भी है भैया अकाउंट्स मेंटेन करेगा, अकाउंट मेंटेन करेगा, प्रॉपर्ली खाता बनाएगा। मिस्टर लाला भी खाता बनाएगा। और अगर वो खाता नहीं बना रहा, इसका मतलब तो भैया जो बिजनेस एक हैपजर्ड मैनर में चल रहा है, उसको खुद को नहीं पता वो प्रॉफिट कमा पा रहा है कि नहीं, वो लॉसेस कहीं ऐसा तो नहीं कि घर से पैसा लग रहा है। तो दैट इज व्हाई अकाउंटिंग इज इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग तो हर कोई करेगा, खाते तो हर कोई बनाएगा। परचेज का रिकॉर्ड मेंटेन करना, सेल्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड मेंटेन करना, एसेट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना, लायबिलिटीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना, खाते तो हर कोई बनाएगा। बट भैया ये जो खाते बनाए गए हैं ये सही है कि नहीं, कौन वेरीफाई करेगा, कौन चेक करेगा? और ये खाते चेक क्यों कराने हैं सर? ये जो खाता बनाया है ये चेक क्यों करना है, अपने को चेक क्यों कराना है? सबसे पहले एकदम ना सॉल प्रोप्राइटर के एंगल से बात करते हैं। मतलब एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन है, छोटा मोटा बिजनेस कैरी आउट कर रहा है, उसको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, अपना एक छोटा सा दुकान खोल के बैठा हुआ है, एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल के बैठा हुआ है, राइट, मे भी एक पान शॉप चला रहा है। तो वो बंदा खाते क्यों बना रहा है? सबसे पहले तो भैया वो बंदा खाते इसलिए बना रहा है खुद के लिए, खुद की अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस के लिए। सोचो वो खाते नहीं बनाएगा, सोचो वो अकाउंट्स नहीं बनाएगा, तो उसको खुद को समझ ही नहीं आएगा कि भैया कितना प्रॉफिट आ रहा है या कितना लॉसेस इंकर हो रहा है, मेरा कितना देन मेरा कितना लेन देन है बाजार में, उसको समझ ही नहीं आएगा अनलेस ही मेंटेन से प्रॉपर रिकॉर्ड। पता चला कि भैया मिस्टर लाल एकदम मस्त होके बिजनेस चला रहे हैं, हाँ भैया मजा हो गया, आज तो बहुत सेल्स था भाई, बहुत कमाई हुई,
लेकिन पैसा लास्ट में जेब से लग रहा है, पैसा कुछ बच ही नहीं रहा। एंड देन मिस्टर लाला इज रियलाइजिंग कि अच्छा जी, मेरा जो कॉस्ट था वो बहुत ज्यादा था, मैंने जो सेलिंग प्राइस रखी थी वो बहुत कम रखी थी, या जो मेरा जो इन्वेंट्री है वो चोरी हो गया था, या मैंने क्रेडिट में माल ले लिया था और क्रेडिटर्स को टाइम में पैसा नहीं दिया था, और मैंने अपने लिए पर्सनल यूज के लिए एक आईफोन खरीद लिया था जबकि बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं था, और क्रेडिटर्स के पैसे नहीं दिए थे, और वो जो क्रेडिटर है आज आ रहा है मुझसे पैसे मांग रहे हैं। तो ये सारा प्रॉब्लम हो सकता है अगर अकाउंट्स ना बने। तो एक तो वो खुद के लिए बनाएगा ताकि उसको खुद अपना ट्रू एंड फेयर पिक्चर मिले कि भैया क्या चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है, धंधा कैसा चल रहा है। उसके अलावा अगर वो मिस्टर लाला कल को बैंक के लोन वगैरह के पास भी जाता है, बैंक के पास जाता है, लोन वगैरह चाहिए उस मिस्टर लाला को, तो बैंक तो बोलेगा ना अपने खाते दिखाओ भाई, अपने खाते दिखाओ, अपने अकाउंट दिखाओ, तुम्हारा कितना प्रॉफिट है, तुम्हारा कितना एसेट है, तुम्हारी कितनी लायबिलिटीज है, खाते दिखाओ। तो इसलिए भी अकाउंट्स बनाएगा, ठीक है ना। मतलब एकदम बेसिक में डिस्कस करना, अभी ये मत सोचना सर ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, इसके बाद ऑडिट भी होता है, एकदम भूल जाओ, एकदम सिंपल, ठीक है। तो खाते तो हर कोई बनाता है, मिस्टर लाला भी खाता बनाएगा और एक बड़ी बिग साइज कॉर्पोरेशन भी खाते बनाएगी, ठीक है ना। परचेज का रिकॉर्ड, सेल्स का रिकॉर्ड, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड, एसेट्स का रिकॉर्ड, लायबिलिटीज का रिकॉर्ड। बट पॉइंट ये है कि क्या ये खाते सही है, क्या ये अकाउंट सही है, ये कौन चेक करेगा? हु इज गोइंग टू चेक वेदर दिस अकाउंट्स आर राइट? ये जो अकाउंटिंग हुई है ये सही हुई है कि नहीं, ये जो जर्नल एंट्रीज पास हुई है ये सही हुई है कि नहीं, हु इज गोइंग टू चेक? तो यार अगर मिस्टर लाला की बात करें तो भाई बिजनेस छोटा है, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस छोटा है, पब्लिक का पैसा यूज नहीं हो रहा है, तो हो सकता है वो खुद ही अपने खाते चेक कर ले, खुद ही अपने अकाउंट चेक कर ले, उसको किसी बाहर वाले से चेक कराने की जरूरत ना पड़े। बट सोचो कि यार अगर वो बंदा किसी थर्ड पार्टी के पास लोन लेने जाता है, बैंक के पास लोन लेने जाता है, तो बैंक जब उससे अकाउंट्स मांगेगा तो बैंक तो पूछेगा ना भैया मैं कैसे रिलाई करूं तुम्हारे खाते पे कि तुम्हारा जो खाता है वो सही है, किसने चेक करके दिया है, किसने वेरीफाई करके दिया है। सो मे बी इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन उसको नीड रियलाइज हो, उसको इस जरूरत का एक नीड फील हो कि यार अगर मैंने ये खाते किसी थर्ड पार्टी से चेक कराए होते तो मेरी रिलायबिलिटी ज्यादा होती इन खातों पे। Had the account been checked by a third party, the reliability would have been more, ठीक है। तो सबसे पहले तो मिस्टर लाला बैंक के पास गया मान लो लोन लेने के लिए और बोला कि मुझे लोन दे दो जी। अब बैंक ने बोला कि अच्छा ठीक है तुम बताओ खाते दिखाओ, खाते दिखाया, अच्छा जी तुमने तो खाते में प्रॉफिट्स वगैरह दिखा रखा है सही से, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारा ये जो प्रॉफिट्स है जेन्युइन है, तुमने किससे चेक कराया? तो उसने बोला मैंने थर्ड पार्टी से चेक कराया जी, मेरे बगल में एक और पान दुकान है, मिस्टर राम का पान शॉप है, तो वो मिस्टर राम ने मेरे खाते चेक करे हैं। तो अब बैंक बोल रहा है कि अरे भैया मिस्टर राम कौन है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, मैं ये कैसे मान लूं कि मिस्टर राम ने जो तुम्हारे अकाउंट चेक करे हैं वो प्रॉपर चेक करे हैं? तो अब लाला बोलता है अब मैं क्या करूं? तो बैंक कहता है कि भाई जाओ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नाम का व्यक्ति होता है, ICI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया के अंदर उसने डिग्री हासिल की होती है, बहुत क्वालिफाइड आदमी होता है, बहुत नॉलेजेबल आदमी होता है, बहुत ज्ञान है उसको अकाउंट्स वगैरह का, तुम जाओ अपने खाते उससे चेक कराओ, अगर वो साइन करके दे देगा खाते चेक करके तो भाई मुझसे लोन ले जाइयो, है ना। तो मिस्टर लाला बोला भाई ये तो बहुत सही चीज है, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट कहां मिलेगा, वेयर आई एम गोइंग टू गेट द चार्टर्ड अकाउंटेंट? तो मिस्टर लाला ने चार्टर्ड अकाउंटेंट ढूंढना स्टार्ट कर दिया, भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट कहां मिलेगा? एंड ही गॉट टू नो अच्छा सानिध्य सराफ सर, ठीक है, सानिध्य सराफ सर एक नॉलेजेबल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कौन सा डिग्री इंस्टीट्यूट बताया था बैंक वाले ने, ICAI, वहीं से डिग्री भी हासिल कर रखी है, एंड ही हैज फुल नॉलेज। तो सानिध्य सराफ को दे देता हूं खाते चेक करने के लिए कि आप खाते चेक करो और बता दो कि भाई जो अकाउंट्स है वो सही है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि भाई सानिध्य सराफ तो उसका रिश्तेदार निकला, क्या निकला? रिश्तेदार निकला, ठीक है, रिलेटिव निकला। तो सानिध्य सराफ उसका रिलेटिव निकला, मतलब आगे उसने पता करा अच्छा भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट से किसी से साइन कराने के लिए बोला है, तो उसको किसी ने बोला कि अरे भाई तुम्हारा जो बड़ा भाई है सानिध्य सराफ वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने जो पढ़ाई लिखाई कर रखी थी वो किस चीज की कर रखी थी? CA कोर्स की कर रखी थी, वो जो बाहर गया था पढ़ने के लिए वो CA का पढ़ाई तो करने के लिए गया था, तो इसलिए उसने मुझे फोन मिलाया, बोला कि ऐसा ऐसा बात है भाई, मैंने जो अकाउंट बनाए हैं उसको साइन कर दो। मैंने बोला कि मैं साइन तो कर दूंगा लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई मैं तुम्हारा रिलेटिव हूं, मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं। तो उसने बोला तो उसमें क्या दिक्कत है?
उसमें दिक्कत ये है, मैंने कहा कि सर आप बैंक के पास जब दोबारा से जाएंगे तो बैंक वाला ये कहेगा कि माना कि मिस्टर सानिध्य सराफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, माना कि मिस्टर सानिध्य सराफ क्वालिफाइड है, मगर प्रॉब्लम ये है कि सानिध्य सराफ तो तुम्हारा बड़ा भाई है, तो तुम्हारे खातों पे तो वो क्या करेगा, यूं ही साइन कर देगा, भले तुमने गलत खाते क्यों ना बना रखे हो। तो हम सानिध्य सराफ के ओपिनियन पे रिलाई नहीं करेंगे। तो मिस्टर लाला ने पूछा मैं क्या करूं? बोला जाओ किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओ, किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट को देखो जिसका तुम्हारे साथ कोई रिश्ता ना हो, जिसका कोई रिलेशन ना हो। अगर वो आदमी चेक करके बता देगा कि तुम्हारे खाते सही है तो बैंक वाले तुम्हारी बात मान लेंगे और तुमको लोन्स वगैरह दे देंगे। ठीक है। अब मिस्टर लाला ने मुझसे पूछा अरे भाई ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारे साइन की ऐसी क्या वैल्यू है कि तुमने साइन कर दिया, मतलब तुम्हारा साइन तो यहाँ एक्सेप्ट नहीं हो रहा क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो, बट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन की क्या वैल्यू है कि वो बैंक वाला तुम्हारे साइन तुमने जब साइन कर दिया मेरे खातों पे, तुमने जब अपना रिपोर्ट जारी कर दिया तो उस पर रिलाई करके मुझे लोन दे रहा है, लेकिन जब मैं खुद कह रहा हूं उसे चिक चिक के कि अरे भाई ये मेरे खाते हैं, मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूं और मैंने ये खाते भी बिल्कुल ईमानदारी के साथ बनाए हैं, तो वो मुझ पर रिलाई नहीं कर रहा, वो मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा। तो मैंने मिस्टर लाला को बोला कि अरे भाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, अकाउंट्स की प्रॉपर नॉलेज होती है हमें, अकाउंटेंसी हम डिटेल्ड में पढ़ते हैं, हम लॉ डिटेल्ड में पढ़ते हैं, हम फाइनेंस डिटेल्ड में पढ़ते हैं, हम टैक्सेशन डिटेल्ड में पढ़ते हैं। तो हमारे अंदर इतना नॉलेज होता है ना कि जब हम साइन कर देते हैं ना तो गवर्नमेंट भी रिलाई कर लेती है, भरोसा कर लेती है, बैंक वाले भी रिलाई कर लेते हैं कि फाइनेंशियल सही है, तुमने जो खाते बना रखे हैं वो सही बना रखे हैं। हमने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कर रखी होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रखी होती है 3 साल की। इसकी वजह से हमारे साइन स्टेटमेंट्स पे जो गवर्नमेंट है वो रिलाई कर लेती है, जो बैंक है वो रिलाई कर लेती है। ठीक है। तो फिर मिस्टर लाला ने बोला अच्छा जी ये बात है, ठीक है, तो अब से मैं प्रॉपर्ली खाते बनाऊंगा और उसे क्या कराऊंगा, किसी ऑडिटर से वेरीफाई भी करा लूंगा, साइन करा लूंगा। ठीक है ना जी, साइन करा लूंगा तो क्या होगा, बैंक वाले मेरे रिपोर्ट पे भरोसा करेंगे। ठीक है ना, बैंक वाले मेरे रिपोर्ट पे भरोसा करेंगे। ठीक है। अब इस पार्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, इस पार्टिकुलर सिनेरियो के अंदर क्या मिस्टर लाला के लिए खाता चेक करवाना मैंडेटरी था? मैंडेटरी तो नहीं था, बट अपनी मर्जी से मिस्टर लाला को बेनिफिट्स रियलाइज हुए और उन्होंने सोचा कि यार मैं क्या करा लेता हूं, खाते चेक करा लेता हूं, है ना। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैंने समझाया मिस्टर लाला को कि भाई जब तुम इस तरीके से उस पढ़े लिखे आदमी से फाइनेंशियल साइन कराओगे और जब खाता चेक कराओगे तो तुमने भी कहीं गलती कर रखी है तो वो तुम्हें सुधार देगा, वो तुम्हें सही से बता देगा। तुम्हारे स्टाफ ने कहीं गड़बड़ कर रखा है तो वो उस चीज को पकड़ लेगा, तुम्हारा नुकसान नहीं होने देगा। तो जो तुम उसको फीस दे रहे हो ना वो उसकी ज्यादा की वैल्यू देगा तुम्हें। तो मिस्टर लाला ने बोला अरे भाई ये तो बहुत कमाल की चीज है, मतलब मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे स्टाफ ने कहीं चोरी चकारी कर दी तो वो जो अकाउंटेंट है, वो जो ऑडिटर है, वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो पकड़ लेगा उस चोरी को, है ना, वो पकड़ लेगा उस चोरी को। तो मतलब मुझे एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरा स्टाफ कहीं गड़बड़ कर ही नहीं पाएगा अगर मैं इस तरीके से खाते चेक करा लूं बाय द इंडिपेंडेंट पर्सन। क्या नाम बताया था तुमने यार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जी भूल गया। तो अगर उस चार्टर्ड अकाउंटेंट से मैं फाइनेंशियल चेक करा लूंगा तो मतलब मेरे खातों में गड़बड़ हो ही नहीं सकता, कुछ गलत हो ही नहीं सकता, मेरा खाता हमेशा सही रहेगा, मतलब मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सुकून की नींद सो सकता हूं। मैंने बोला अरे भाई इतने सपने मत देख यार, अगर वो जो बंदा जो क्वालिफाइड है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसको बहुत नॉलेज है, अगर वो तुम्हारे फाइनेंशियल्स को चेक करके, तुम्हारे खाते चेक करके, अकाउंट्स को चेक करके फाइनेंशियल साइन भी कर देगा तो तुम्हें तसल्ली तो मिल सकता है, तुम्हें एश्योरेंस तो मिल सकता है कि खाते में जो भी है सही है, खाता सही से बना है, तुम्हारे स्टाफ ने सही से काम किया है। बट तुम्हें एकदम ना गारंटी नहीं मिल सकती इस चीज की, तुम्हें सिर्फ तसल्ली मिल सकती है। तुम ये नहीं बोल सकते जी फिर कुछ खाते में गड़बड़ हो ही नहीं सकता, तुम ये नहीं बोल सकते कि कुछ गलत हो ही नहीं सकता, तुम ये बोल नहीं सकते कि मेरा स्टाफ चोरी कर ही नहीं सकता। तुम्हारा स्टाफ बहुत ही ज्यादा शाना है, बहुत ही ज्यादा तेज दिमाग का आदमी है और इस तरीके से उसने चोरी करी है, इस तरीके से उसने चोरी करी है कि उसने अपने ना जो भी चोरी वगैरह करी है उसने बहुत अच्छे से प्लानिंग कर रखा है, बहुत अच्छे से कंसील कर रखा है सब चीज को। तो हो सकता है वो जो पढ़ा लिखा आदमी है वो इस चोरी को ना समझ पाए।
तो ये मत समझिए कि भाई तू ये जो ऑडिट करा रहा है उस पढ़े लिखे व्यक्ति से वो गारंटी है कि सब कुछ सही हो जाएगा। ये मत समझिए कि अगर वो तेरा खाता चेक कर लेगा तो तेरा खाते में कोई गलती निकल ही नहीं सकता। ये मत समझिए कि अगर वो पढ़ा लिखा आदमी तेरे खाते को चेक कर लेगा तो यहाँ कोई फ्रॉड निकल ही नहीं सकता, यहाँ कोई एरर निकल ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। वो पढ़ा लिखा जो आदमी है, जो क्वालिफाइड आदमी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो जब तुम्हारे खातों को चेक कर लेगा तुम्हें एश्योरेंस मिल जाएगा, एक्सटर्नल पार्टीज को भी एश्योरेंस मिल जाएगा, एक तसल्ली मिल जाएगी कि भाई तुम्हारा खाता सही है। बट इस चीज की गारंटी नहीं है कि तुम्हारे खाते सही है, क्योंकि वो बंदा घुस घुस कर 100% चेकिंग नहीं कर रहा है। एक चीज को समझ लियो, वो बंदा घुस घुस कर तुम्हारे अकाउंट्स में 100% चेकिंग नहीं कर रहा है। वो एक एक चीज को चेक नहीं कर रहा है, ठीक है ना। वो तो आएगा, आकर सैंपल के बेसिस में कुछ वाउचर्स उठाएगा और सैंपल बेसिस में चीजें चेक कर लेगा, बता देगा कि भाई जो खाते बने वो सही बने या नहीं बने, गलत तो नहीं बना। तो अब मुझसे मिस्टर लाला पूछ रहे, अरे ऐसा क्या जी, वो बंदा आ रहा है, फीस ले रहा है, खाते चेक कर रहा है, और तुम कहते हो वो तो सैंपल बेसिस में चेक कर रहा है, वो तो 100% चेकिंग नहीं कर रहा है, और इस बात की गारंटी नहीं है कि वो सारी गलतियां पकड़ ले। तो फिर क्या फायदा खाते चेक कराने का? तो फिर क्या फायदा खाते चेक करने का? तो मैंने बोला, अरे मिस्टर लाला, थोड़ा समझने की कोशिश करो मेरे भाई, थोड़ा समझने की कोशिश करो कि वो जो व्यक्ति है, जो ऑडिटर है, सबसे पहले वो इंसान है, वो भगवान नहीं है। वो इंसान है, वो भगवान नहीं है। उसके पास लिमिटेड टाइम है। तुम उसको जो फीस दे रहे हो वो एक लिमिटेड फीस दे रहे हो, उसके पास टाइम लिमिटेड है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम कि वो आके तुम्हारा 100% खातों की चेकिंग करे, एक एक चीज चेकिंग करे। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम, इट इज नॉट फिजिबल फॉर हिम। अगर वैसा आपको करवाना है तो तुम अपना एक इंटरनल स्टाफ रखवा लो, वो इंटरनल स्टाफ 100% चेकिंग कर देगा। वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एक क्वालिफाइड व्यक्ति है, जो आएगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, उसको पता है कि तुम्हारे स्टाफ ने कहां कहां गड़बड़ी की होगी, उस बेसिस में वो सैंपल सेलेक्ट कर लेगा और सैंपल सेलेक्ट करके चेकिंग कर लेगा और तुम्हें एक एश्योरेंस दे दे कि तुम्हारे खाते अच्छे से बने हैं। बट वो 100% गारंटी नहीं दे सकता है मेरे भाई, 100% गारंटी नहीं दे सकता है, ठीक है ना। He cannot give that 100% assurance। ये जो खाते तुम बना रहे हो ना, ये जो अकाउंट तुम बना रहे हो ना, इसके करेक्टनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। तुम समझ लो, ये जो खाते तुम बना रहे हो, मैंने मिस्टर लाला को समझाया कि इसके करेक्टनेस की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अल्टीमेटली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कि ये खाते सही हैं। वो जो व्यक्ति आएगा, वो जो क्वालिफाइड व्यक्ति आएगा, वो जो ऑडिटर आएगा, वो आके एक एश्योरेंस दे देगा कि तुमने जो खाते बनाए हैं सही हैं। वो कभी भी तुमको 100% गारंटी नहीं दे पाएगा, वो तुमको एक एश्योरेंस दे देगा, जिसको कहते हैं रिजनेबल एश्योरेंस दे देगा कि ओवरऑल सब चीज सही है। वो तुमको गारंटी नहीं दे पाएगा, समझो इस चीज को, क्योंकि काफी सारा लिमिटेशंस होता है उसका खुद का। उसके पास टाइम की दिक्कत होती है, फीस की भी कमी होती है, ये खाते तुमने बनाए होते हैं। तो अगर तुमने खाते बनाए गलत है तो वो चेक क्या करेगा? अगर तुमने खाते बनाए गलत है सपोज, तो इन दैट सिचुएशन वो चेक क्या करेगा? वो तो ये चेक कर लेगा कि ठीक है भाई, जो भी परचेज वगैरह है वो सही से रिकॉर्ड किया है कि नहीं, तुमने जो भी सेल्स वगैरह है वो सही से रिकॉर्ड किया है कि नहीं, आपस में सारा फिगर्स मैच कर रहा है कि नहीं। लेकिन सोच के देखो कि यार तुमने किसी चीज को रिकॉर्ड ही नहीं करा, तुमने किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करा, तुम माल बेच रहे हो उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हो, तो भैया वो ऑडिटर क्या करेगा आके? वो थोड़ी आके चेक कर रहा है कि तुम दिन भर में कितने कस्टमर्स को माल बेच रहे हो। कस्टमर को तुम सेल्स में कैश में माल बेच दे रहे हो, तुम्हारा स्टाफ कैश में माल बेच दे रहा है और उसको बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा, तो वो करेगा क्या? वो कुछ भी नहीं कर सकता, समझो उसका लिमिटेशन है, ठीक है ना। ही हैज हिज ओन लिमिटेशन। वो अपनी तरफ से प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, वो अपनी तरफ से चेकिंग करेगा, मगर सैंपल बेसिस में करेगा। और वो तुमको एक एश्योरेंस दे पाएगा, एक तसल्ली दे पाएगा कि तुम्हारे खाते सही बने हैं, वो तुमको 100% गारंटी नहीं दे पाएगा, ठीक है जी। तो मिस्टर लाला को थोड़ी बहुत बात समझ में आई, थोड़ी बहुत, अभी पूरी बात समझ में नहीं आई, थोड़ी बहुत बात समझ में आई, क्योंकि ओवरऑल एक आइडिया दिया मिस्टर लाला को, ठीक है। अब ये तो था मिस्टर लाला के केस में, जहां पे खाते चेक करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन सोचो, अगर एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोचें, अगर एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जहां पे वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशंस ज्यादा होता है, जहां पे वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशंस बड़ा होता है, अल्टीमेटली जो देश का मेजर धंधा है वो कंपनीज के थ्रू आता है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को जो मेजर टैक्सेस मिलते हैं वो कंपनीज के थ्रू मिलती है, ठीक है।
एंड उसमें भी अगर पब्लिक कंपनीज की बात कर ले तो पब्लिक का पैसा भी उसमें इन्वॉल्व होता है। तो कंपनीज के केस में जो अकाउंट्स बन रहे हैं, कंपनीज के केस में जो अकाउंट्स तैयार किए जा रहे हैं, तो वहां तो मतलब एक नीड है, एक नीड अराइज होती है कि द अकाउंट्स दैट आर मेड दैट नीड्स टू बी चेक्ड बाय समवन एंड दैट नीड्स टू बी चेक्ड बाय ए क्वालिफाइड पर्सन। ठीक है, तो हमारे देश के अंदर कानून बना दिया गया कि जितनी भी कंपनियां हैं वो जो अपने अकाउंट्स मेंटेन करेगी, वो जो अकाउंट्स मेंटेन करेगी, वो जो अकाउंट्स बनाएगी, दैट विल बी चेक्ड बाय ए थर्ड पर्सन। और वो जो थर्ड पर्सन होगा वो एक क्वालिफाइड आदमी होगा, क्वालिफाइड व्यक्ति होगा, जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज होगी, जिसको ऑडिटिंग की नॉलेज होगी, जिसको टैक्सेशन की नॉलेज होगी, जिस व्यक्ति का नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड वो व्यक्ति एकदम इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कंपनी से उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति होना चाहिए, कंपनी का रिश्तेदार नहीं होना चाहिए ताकि वो कंपनी के इन्फ्लुएंस में काम ना करे। और वो बंदा जो कितना क्वालिफाइड है वो आके चेक करेगा कि हाँ भाई कंपनी के जो खाते बने हैं वो सही बने हैं कि नहीं बने। एंड वो क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा कि हाँ भाई जो कंपनी के खाते बने हैं वो सही बने हैं या नहीं बने हैं। बट क्या वो इस बात की गारंटी दे पाएगा कि खाते सही बने हैं? नहीं, वो इस बात की गारंटी नहीं दे पाएगा कि खाते सही बने हैं। वो सिर्फ एक एश्योरेंस दे पाएगा कि खाते सही बने हैं, बिकॉज उसको सैम्पलिंग के बेसिस में काम करना है और उसके काम पे बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। ठीक है ना, उसके काम में सर बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, वो सिर्फ एक सैम्पलिंग के बेसिस में काम कर पाएगा। तो ये जो खातों को चेक करने का प्रोसेस है सर, यही ऑडिट है। द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड ऑडिटिंग। ठीक है ना, इसी को ऑडिट कहा जाता है। एंड इसको चेक कौन करता है, ये ऑडिट करता कौन है? एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, जिसने आईसीआई से डिग्री ले रखी होती है, जिसने 3 साल का आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कर रखा होता है, जिसने सारे पेपर्स पास कर रखे होते हैं। और वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कौन होना चाहिए सर? इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कंपनी के साथ उसका कोई लेना देना ना होना चाहिए। और वो जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो जो ऑडिटर है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर पाएगा? एक रीजनेबल एश्योरेंस दे पाएगा, एक तसल्ली दे पाएगा कि जो खाते बनाए वो सही बने। वो गारंटी नहीं दे पाएगा कि खाते सही बनाए, वो सिर्फ एक तसल्ली दे पाएगा। तसल्ली देने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जो बताए गए हैं उसको बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कि आप ये सारे तरीके परफॉर्म करें, आपकी सारी चीजें कर लें, अपने आप को वेरीफाई कर लें, अपने आप को इंश्योर कर लें कि सब चीज सही है। उसके बाद आप क्या करें? खातों में साइन करें। उसके बाद आप क्या करें सर? रिपोर्ट को इश्यू करें। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज ऑडिट। एकदम लेमन लैंग्वेज में अभी तक हमने सिर्फ चीजों को समझना स्टार्ट किया है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज ऑडिट। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि भाई अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का एक क्लोज कोरिलेशन होता है। सबसे पहले अकाउंट्स बनते हैं और उसके बाद क्या होता है सर? उसका ऑडिट होता है, मतलब एग्जामिनेशन ऑफ दोज अकाउंट्स, एग्जामिनेशन ऑफ दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अकाउंट्स कौन बनाएगा सर? हु इज गोइंग टू मेक दिस अकाउंट्स? तो एज सच इस चीज का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि खाते कौन बनाएगा, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं दे रखा है कि यार एक क्वालिफाइड बंदा होना चाहिए, डिग्रीज होनी चाहिए, ये वो जिसको खाते बनाने हैं। बट इसको चेक कौन करेगा? उसका क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि ही शुड बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही शुड बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड साथ ही साथ ही शुड बी इंडिपेंडेंट। अब एकदम लॉजिकल सी चीज बात है सर कि खाते तो हर कोई बनाता है, खाते तो मिस्टर लाला भी बनाता है जो कि एक सॉल प्रोप्राइटर है। बट वहां पे आप देखोगे कि यार मिस्टर लाला के केस में ऑडिट उतना फायदेमंद नहीं है, मतलब फायदेमंद है, डेफिनेटली फायदेमंद है, बट उतना फायदेमंद नहीं है जितना कंपनी के केस में। हो सकता है मिस्टर लाला अपना छोटा सा धंधा चला रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, खुद बिजनेस कर रहा है, राइट, एंड उसको नीड ही नहीं है ऑडिट की। वो क्यों जाए उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास? एक सिंपल सा उसका छोटा सा पान शॉप है, वो खुद ही अपने खाते मेंटेन कर पा रहा है, खुद ही उसको चेक कर पा रहा है, उसकी वाइफ चेक कर दे रही है खातों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी। बट ऑडिट हैज इट्स ओन बेनिफिट्स, ऑडिट के अपने आप के बेनिफिट्स हैं कि भाई अगर वो सॉल प्रोप्राइटर ऑडिट कराएगा तो बैंक वाले उसके फाइनेंशियल्स पे ज्यादा रिलाई करेंगे, गवर्नमेंट को भरोसा होगा कि भाई जो टैक्सेस वगैरह दे रहा है वो प्रॉपर्ली दे रहा है, उसको खुद को तसल्ली रहेगा कि मेरा बिजनेस का जो प्रॉफिट्स है वो एक्चुअल है, उसमें कहीं कुछ गड़बड़ी वगैरह नहीं है, स्टाफ वगैरह कुछ गड़बड़ी नहीं कर रहे, राइट। सिमिलरली पार्टनरशिप फर्म के केस में 2 या 3 लोग मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस उतना ज्यादा नहीं है, तो नॉर्मली ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी बट इट हैज इट्स ओन बेनिफिट्स।
बट अगर कंपनीज की बात करें तो भैया कंपनीज के केस में वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है, कंपनीज आर लीगली रजिस्टर्ड, कंपनी का मतलब अपने को ये समझ में आता है कि धंधा बड़े फॉर्म में हो रहा है, बड़े वे में हो रहा है, तो यहाँ पे ऑडिट क्या हो जाता है सर, अपने लिए मैंडेटरी हो जाता है। और ऑडिट करेगा कौन? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है सर? इंडिपेंडेंट है, उसका कंपनी से कोई रिलेशन नहीं है, तो वो क्या करेगा? ऑडिट परफॉर्म करेगा। लेकिन याद रखिएगा, क्या ये चार्टर्ड अकाउंटेंट एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे पाएगा कि खाते सही है? नहीं, ये एब्सोल्यूट एश्योरेंस कभी भी नहीं दे पाएगा कि खाते सही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस दे पाएगा कि खाते सही हैं, एक तसल्ली दे पाएगा। खाते सही है का मतलब जो अकाउंट्स है वो ट्रू एंड फेयर है। खाते सही है का मतलब सर जो अकाउंट्स है वो ट्रू एंड फेयर है। मैंने वर्ड क्या यूज किया सर? जो अकाउंट्स है वो ट्रू एंड फेयर है। फेयर है, सही है, मैंने करेक्ट वर्ड यूज नहीं किया। करेक्ट वर्ड यूज करने का मतलब है इंप्लीकेशन पूरा गलत निकल जाएगा कि जो खाते हैं वो 100% एक्यूरेट है, पूरा सही है। नहीं, मैं कभी भी, जो ऑडिटर है वो कभी भी 100% एश्योरेंस नहीं दे पाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वो सिर्फ एक रीजनेबल एश्योरेंस दे पाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है, मोटा मोटी रूप में सही है, मैंने जो भी चेकिंग करी है उसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि भैया कोई फ्रॉड नहीं है, सब कुछ मेरे को सही नजर आ रहा है। ठीक है, सब कुछ मेरे को सही नजर आ रहा है। बट अल्टीमेटली वो खाते बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? क्या वो ऑडिटर की थी? नहीं, वो मैनेजमेंट की थी। मैनेजमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ दोज अकाउंट्स, ऑडिटर वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अभी तक मैं आपको कह रहा हूं हमने ऑडिट पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, अभी तक हमने कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है। अभी एकदम बेसिक बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एकदम बेसिक चीजों के बारे में एक स्टोरी बना रहे हैं, स्टोरी फॉर्म करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऑडिट के अंदर क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन ऑडिट। ठीक है, अब वो जो व्यक्ति है जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड इंडिपेंडेंट है, वो फाइनली आता है ऑडिट करने। तो उसका अल्टीमेटली काम क्या है? ये चेक करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बनाए कि नहीं, जो खाते बनाए वो सही है कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। मतलब वो सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस दे पा रहा है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पा रहा है। वो गारंटी के साथ ये नहीं बोल सकता कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ सही है। अब क्या करना है सर? उसको अपने ऑडिट को पूरा का पूरा प्लान करना है। ही हैज टू प्लान हिज ऑडिट। उसको कंप्लीटली ऑडिट को प्लान करना है कि मैं खाते की चेकिंग कैसे करूंगा। अभी मैं कुछ नहीं जा रहा प्लानिंग में, क्या होता है ये वो एकदम देसी वे में, कि वो प्लानिंग करेगा कि भाई क्या क्या करूंगा मैं ऑडिट में, कैसे खातों को वेरीफाई करूंगा, हाउ आई एम गोइंग टू वेरीफाई द खातास। तो एकदम सिंपल वे में बात करें तो सर जाके वाउचर्स चेक करेंगे, जाके बिल्स चेक करेंगे, जाके इनवॉइसेस चेक करेंगे, ये सारा कुछ करना स्टार्ट करेंगे, है ना। जाके ये चेक करेंगे कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ है वो कैसे हैं, जो स्टाफ है उसका इंटेंशन क्या है, वो स्टाफ सही है कि नहीं है, उनका कंट्रोल वगैरह सही है कि नहीं। यानी हम लोग क्या करेंगे सर? हम लोग देखेंगे कि भाई ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वहां चोरी चकारी वगैरह का चांसेस है कि नहीं, स्टाफ सही है, स्टाफ गलत नहीं है, तो अपने को लगेगा हाँ भाई स्टाफ तो बहुत अच्छा है, मालिक तो बहुत अच्छा है, चोरी चकारी के चांसेस बहुत कम है। लेकिन स्टाफ अगर गलत है, अरे भाई ये जो स्टाफ है ये तो एक नंबर का चोर है, देखने से समझ में आता है कि भैया ये डेली चोरी करता होगा, तो यानी कि आपको नजर आ रहा है वहां पे कि चीजें गलत है, आपको काम थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। तो फिर आप प्लानिंग करोगे, प्लानिंग करने के बाद आप क्या करोगे? आप रिस्क को आइडेंटिफाई करोगे, रिस्क असेस करोगे कि अरे भैया ओवरऑल रिस्क कैसा है, कितना रिस्क है यहाँ पे। तो आप कुछ ऐसा करने वाले हो रिस्क असेसमेंट जैसा, है ना, रिस्क असेसमेंट करोगे, रिस्क आइडेंटिफाई करोगे। फिर आप जाके बिल वगैरह चेक करोगे, खाते वगैरह चेक करोगे, मतलब प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। एंड देन फाइनली आपका काम क्या है? ये बताना कि भाई खाते सही है या गलत है। लेकिन अगर आप ये बता रहे हो कि खाते गलत है, तो भाई वो लाला मानेगा क्यों? आपको तो एविडेंस देना होगा, सबूत देना होगा कि खाते क्यों गलत है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा फर्जी इनवॉइस है, तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा, एविडेंस देना पड़ेगा कि अरे भाई लाला ये तो फर्जी इनवॉइस है, दिस इज नॉट द एक्चुअल इनवॉइस। ये दुकान का जो इनवॉइस बना के लाया है ना, जिसका बिल नाम का पेमेंट तुमसे लिया है, ये दुकान तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उसको प्रूफ देना पड़ेगा, उसको एविडेंस लेना पड़ेगा, सबूत लेना पड़ेगा। जब तक तुम सबूत नहीं दोगे कि खाते सही क्यों नहीं है, वो तुम्हारी बात मानेगा नहीं।
एंड बेस्ड ऑन दोज एविडेंस तुम क्या करोगे, अपना ओपिनियन दोगे और बताओगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो सही है या नहीं है। कुछ इसी तरीके से तुम क्या करने वाले हो सर, चेकिंग करने वाले हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं अभी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने अभी तक कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। एकदम एक बेसिक वे में, लेमन वे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से खाते चेक होंगे, कि मुझे जानना है उन खातों को चेक करना है तो मैं प्लान कर लूंगा, मैं जाकर रिस्क आइडेंटिफाई कर लूंगा, मैं देख लूंगा स्टाफ वगैरह से बातचीत कर लूंगा, कंट्रोल्स देख लूंगा, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा, फिर सबूत लूंगा, एविडेंस लूंगा एंड फाइनली एक ओपिनियन डिराइव करूंगा। ऐसा ही कुछ होने वाला है, ठीक है। दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट। एक बार इतना जो पार्ट है ये समझ में आया, अगर 50-60% भी समझ में आया ना तो कोई बात नहीं, आवर वर्क इज डन। अगर 50-60% भी समझ में आया है तो आई कैन स्टार्ट विद द डेफिनेशन, आई कैन स्टार्ट विद द मेन डिस्कशन। तो अब आ रहे हैं हम लोग अपने रियल सेशन पे। तो देखो, अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सा चीज है यार, अल्टीमेटली हर एक कंपनी जो बिजनेस करती है, हर एक कंपनी जो बिजनेस करती है, कंपनी को क्या करना है सर, अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। अकाउंट्स के अंदर प्रॉपर परचेज का रिकॉर्ड, सेल्स का रिकॉर्ड, एसेट का रिकॉर्ड, लायबिलिटी का रिकॉर्ड, सब चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ठीक है। सब चीजों को क्या करना है सर, रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अब ये जो अकाउंटिंग है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। साथ ही साथ हर एक कंपनी को ना सर्टेन कंट्रोल्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्टैब्लिश करने होते हैं टू एंश्योर कि चीजें गलत ना हो, चोरी चकारी ना हो। अब ये जिम्मेदारी भी किसकी है सर, ये जिम्मेदारी भी मैनेजमेंट की है। बट गवर्नमेंट कहता है, भारत सरकार कहती है कि हम कैसे मान लें, आम जनता कैसे मान लें कि ये जो अकाउंटिंग तुमने मेंटेन करी है ये सही है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तुमने तैयार करे हैं ये सही है। सो गेट इट ऑडिटेड, ऑडिटेड मतलब चेक्ड, वेरीफाइड बाय ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बाय ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इसको क्या करना है सर, अपने को गेट इट ऑडिटेड बाय ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि इंडिपेंडेंट हो, क्वालिफाइड हो। अब सर ऑडिट का मतलब क्या हो गया, व्हाट यू मीन बाय ऑडिट, आखिरकार ऑडिट का मतलब क्या होता है। तो देखो, ऑडिट का जो बेसिक डिस्कशन भी अभी तक हमने करा है ना, इतना समझ में आ गया होगा कि भाई ऑडिट का मतलब एग्जामिनेशन होता है और वो एग्जामिनेशन एक इंडिपेंडेंट पर्सन करेगा। तो ऑडिट क्या है सर, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। ऑडिट क्या है सर, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। और ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किस चीज का होगा सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होगा। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सा एंटिटी के होंगे सर, कंपनी का होगा, लाला का होगा, किसका होगा, किसी का भी हो सकता है। वो अलग बात है कि लाला के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कराना ऑप्शनल है और कंपनी के केस में मैंडेटरी है, बट वो एग्जामिनेशन तो किसी का भी हो सकता है। इट कैन बी एनी एंटिटी, स्मॉल, बिग, सॉल प्रोप्राइटरशिप, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, किसी का भी हो सकता है वो चाहे। तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होगा ऑफ एनी एंटिटी। अब ये जो एंटिटी है सर कोई से भी हो सकती है। इट कैन बी बिग, इट कैन बी स्मॉल, इट कैन बी फॉर प्रॉफिट्स, इट कैन बी नॉट फॉर प्रॉफिट्स। नॉट फॉर प्रॉफिट्स एंटिटी में भी एग्जामिनेशन करना जरूरी है सर, क्यों, वो तो प्रॉफिट से नहीं कमा रही। तो अरे भैया वो लोगों से पैसा ले रही हैं ये बताकर कि हम चैरिटी करेंगे। अब पता चला कि भाई जो उनके डायरेक्टर्स वगैरह हैं वो चैरिटी नहीं करके खुद घपला कर दे रहा है, तो वहां भी मैंडेटरी है। और अल्टीमेटली ऑडिटर का काम क्या है सर, एक्सप्रेस ओपिनियन। अल्टीमेटली ऑडिटर का काम क्या है सर, एक्सप्रेस ओपिनियन, ये बताना कि खाते सही से बने हैं या नहीं बने हैं। तो ऑडिट क्या है सर, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो पहला वर्ड याद है इंडिपेंडेंस, कि जो बंदा ऑडिटर होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, मतलब उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं होगा, वो कंपनी का रिलेटिव नहीं होगा, कंपनी का रिश्तेदार नहीं होगा, ताकि वो एक अनबायस्ड वे में क्या कर सके सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग कर सके। अगर वो कंपनी से रिलेटेड होगा तो कभी भी वो अनबायस्ड वे में फाइनेंशियल्स की चेकिंग नहीं कर पाएगा, उसका जो बायस्डनेस का एलिमेंट है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है।
जस्ट इमेजिन लाला खाते बना रहा है और उसकी बीवी अकाउंट्स चेक कर रही है, क्योंकि उसकी बीवी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और उसकी बीवी लाला जो भी लिखता है उसकी बीवी साइन करके दे देती है, खातों को वेरीफाई करके दे देती है कि भाई सब कुछ सही है। तो सोचो यार उस ऑडिट का क्या वैल्यू रह गया, कोई वैल्यू नहीं रह गया। तो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होना चाहिए, डिटेल्ड में अपने को बातचीत करनी है, इंडिपेंडेंस क्या है उसके बारे में डिटेल्ड चर्चा करनी है, डिटेल्ड डिस्कशन करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है सर? बैलेंस शीट जो बनता है, जो P&L बनता है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, जो नोट्स टू अकाउंट्स बनता है, ये सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया किसी भी एंटिटी का। तो किसी भी एंटिटी में इट कैन बी ए लाला, इट कैन बी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, किसी भी एंटिटी का ऑडिट हो सकता है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है सर? एक्सप्रेस करना ओपिनियन। और ओपिनियन में क्या एक्सप्रेस करना है सर? कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी ने बनाए हैं, याद करिएगा कंपनी ने बनाए हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो ट्रू एंड फेयर हैं। ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या हो गया सर? ट्रू सच है, सही है, और फेयर मतलब एक फेयरनेस है कि यार दिखने में तो सही लग रहा है, दिखने में तो सही लग रहा है, मोटा मोटी तो सही लग रहा है, ठीक है ना? मतलब 90% एश्योरेंस ऑडिटर दे सकता है काइंड ऑफ कि इट इज फाइन, बट ऑडिटर गारंटी नहीं दे सकता। वो बंदा क्या नहीं कर सकता? ही कैन नॉट एक्सप्रेस गारंटी अबाउट करेक्टनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ही कैन नॉट एक्सप्रेस गारंटी अबाउट द करेक्टनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ही कैन नॉट गिव ए एब्सोल्यूट एश्योरेंस, he cannot give a absolute assurance कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। वो सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। क्योंकि समझो यार मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, एक व्यक्ति ऑडिट करने जा रहा है, तो प्रैक्टिकली उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 100% खातों की चेकिंग करे। वो सिर्फ और सिर्फ सैम्पलिंग बेसिस में काम करता है, ठीक है ना? वो क्या करता है? सैम्पलिंग बेसिस में काम करता है, कुछ वाउचर्स को चेक करके बेस्ड ऑन दैट पूरे कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स के बारे में ओपिनियन देता है। उसके अपने अलग प्रिंसिपल्स, अलग फंडामेंटल्स हैं, तो वो सैम्पलिंग के ऊपर बेस्ड है, ठीक है? तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। एक इंडिपेंडेंट बंदा जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली एग्जामिन कर रहा है, क्वालिफाइड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग करेगा, किसी भी एंटिटी के फाइनेंशियल्स की चेकिंग करेगा और ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, ठीक है? अब ऑडिट कैसे करना है, हाउ टू डू द ऑडिट, हाउ टू चेक दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसी के ऊपर हमारा पूरा सिलेबस बेस्ड है। चाहे सीए इंटर ऑडिट की बात करें, चाहे सीए फाइनल ऑडिट की बात करें, भैया ऑडिट करना कैसे है, हाउ टू डू द ऑडिट, इससे के ऊपर अपना पूरा का पूरा सिलेबस बेस्ड है, ठीक है? तो ऑडिट कैसे करना है, तो अब आईसीआई कहता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कहता है कि भाई ऑडिट करने के ना बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, ऑडिट करने के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, ऑडिट करने का एक प्रोसेस है, तो आपको उस प्रोसेस में रहकर ऑडिट करना है और जितने भी प्रिंसिपल्स हम दे रहे हैं ना सर, उन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। आईसीआई ने सब कुछ बता रखा है, ऑडिटर कौन बन सकता है, मतलब आईसीआई ने नहीं बता रखा, गवर्नमेंट ने बता रखा है कि ऑडिटर कौन बन सकता है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, उसके राइट्स क्या होंगे, उसके ड्यूटीज क्या होंगे। उसके बाद आईसीआई ने बता रखा है, मतलब गवर्नमेंट ये बता रहा है ऑडिट कौन करेगा, कैसे करेगा, ऑडिट कौन करेगा, क्या क्या चीज रिपोर्ट करेगा, वो सारा गवर्नमेंट बता रहा है, वो सारा गवर्नमेंट बता रहा है, ठीक है? और उसके बाद आईसीआई बता रहा है क्या प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग होगा, क्या प्रिंसिपल्स रहेगा। तो गवर्नमेंट बता रहा है हु इज गोइंग टू बी द ऑडिटर, क्या व्हाट आर गोइंग टू बी हिज क्वालिफिकेशंस, व्हाट आर गोइंग टू बी हिज डिस्क्वालिफिकेशंस, व्हाट आर गोइंग टू बी हिज राइट्स, व्हाट आर गोइंग टू बी हिज ड्यूटीज, एवरीथिंग। देन आईसीआई ले डाउन कर रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग एंड लेस डाउन कर रहा है प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग, कि सबसे पहले वो बंदा जाएगा, प्लानिंग करेगा, रिस्क असेसमेंट करेगा, प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, रिपोर्टिंग करेगा। काफी सारे प्रिंसिपल्स बता रहे हैं कि भैया हमने स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग जारी करे हैं, तो जो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग हमने इशू करा है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अंदर हर एक प्रिंसिपल दिया है कि तुम ऑडिट कैसे करोगे। जब क्लाइंट तुमको ऑफर देगा कि यू नो बी माय ऑडिटर, तब इन दैट सिचुएशन तुम किन बातों का ध्यान रखोगे, ऑडिट एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, उसके बाद तुम कब क्लाइंट के प्रीमाइसेस में विजिट करोगे, जाके पहला स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप क्या होगा,
किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करोगे, हर चीज ICAI ने अपने प्रिंसिपल्स में बता रखे हैं। द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स इज लेड डाउन बाय द ICAI। ठीक है, तो अभी हमने एकदम बेसिक चर्चा करी है, कुछ भी टेक्निकल डिस्कस नहीं किया एज सच। इतना आपको समझ में आ गया तो थोड़ा सा जर्नी आपके लिए आसान रहेगा। समझ में आया बेसिक कि अकाउंटिंग से ऑडिटिंग होता है, पहले अकाउंटिंग होता है फिर ऑडिटिंग होता है, लाला के केस में कैसे होगा, कंपनी के केस में कैसे होगा, क्यों मैंडेटरी है, कहाँ क्यों मैंडेटरी नहीं है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्यों है, किस चीज का एग्जामिनेशन है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ओपिनियन एक्सप्रेस करने का है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का काम मैनेजमेंट का है, कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने का काम मैनेजमेंट का है, ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ जाके क्या कर रहा है, खाते चेक कर रहा है, और उसके अंदर भी 100% चेकिंग नहीं कर रहा है, सैम्पलिंग बेसिस में काम कर रहा है। वो जो ओपिनियन दे रहा है वो सिर्फ ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर दे रहा है, ट्रू एंड करेक्ट ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है क्योंकि लिमिटेशंस हैं। वो रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पा रहा है। तो दिस आर सम ऑफ द बेसिक्स ऑफ ऑडिट। एक बार ये समझ में आ गया तो एक एक करके ना मैं कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके बाद जाकर हम लोग क्या करेंगे, अपना रियल सिलेबस स्टार्ट करेंगे ऑडिटिंग का, एंड देन विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर्स। पहले ना एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, कार ड्राइविंग का बेस क्लियर कर लो, वो क्लियर हो गया तो हम लोग एकदम तेज भागेंगे, वो क्लियर नहीं हुआ तो दिक्कत होगा आगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव यही है अपना कि एकदम अपना बेस क्लियर कर लें। तो अभी तक आपको जितना भी समझ में आया है 50%, 60%, 70%, दैट्स टोटली फाइन। ठीक है, ये सिर्फ आपके फंडामेंटल्स को क्लियर करना है और थोड़ा सा आपको ब्रशअप करने का है बिफोर स्टार्टिंग विद द मेन सिलेबस, एंड यू कैन नोट इट डाउन। जो भी आपको नोट डाउन करने का मन है आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें से एग्जाम के लिए एज सच कुछ भी बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, राइट। अच्छा, एक बात और, एक इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा जो इंटर ऑडिट का सेशंस है वो MEPL में स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 25th ऑफ मई। तो आवर सेशंस ऑफ इंटर ऑडिट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 25th ऑफ मई 2023। तो मैं कोलकाता आ रहा हूँ लाइव क्लासेस लेने के लिए। तो ये जो ऑडिट की जर्नी है ये हम लोग लाइव कंडक्ट करेंगे एट कोलकाता। तो ऑल द कोलकाता स्टूडेंट्स आई एम कमिंग, एंड जितने भी पैन इंडिया के अपने स्टूडेंट्स हैं जो कोलकाता में नहीं रहते हैं बट मेरे साथ ऑडिट में जुड़ना चाहते हैं एंड ऑडिट का सफर मेरे साथ तय करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, तो अगेन सेम क्लासेस लाइव स्ट्रीम होंगी पैन इंडिया बेसिस में। तो आप स्टडी एट होम का फैसिलिटी अवेल कर सकते हो फ्रॉम MEPL, या फिर क्वालिटी पेन ड्राइव क्लासेस भी MEPL प्रोवाइड करता है, आप पेन ड्राइव क्लासेस भी ले सकते हो फ्रॉम MEPL, राइट। एंड आपकी जो भी क्वारीज है वो MEPL टीम सॉर्ट कर देगी। तो जो वेबसाइट के डिटेल्स हैं वो प्रोवाइडेड है, जो कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह है वो प्रोवाइडेड है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द फेस टू फेस बैच ऑफ ऑडिट दैट इज गोइंग टू कमेंस फ्रॉम 25th ऑफ मई, 2 महीने का बैच चलेगा, 2 घंटे में पूरा सिलेबस एकदम मस्त तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग। तो आप लाइव आ सकते हो, फेस टू फेस आ सकते हो, और जो पैन इंडिया के स्टूडेंट्स हैं जो लाइव नहीं आ सकते, आप घर में बैठे बैठे लेक्चर्स को एंजॉय कर सकते हो। एंड एक चीज और कि अपना जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, आवर सपोर्ट सिस्टम इज वेरी वेरी स्ट्रांग। तो ऐसा नहीं है कि यार हमने जो हाथ पकड़ा है आपका वो हाथ पकड़ा है छोड़ने के लिए, नहीं, हमने जो हाथ आपका थामा है ना वो मतलब हम छोड़ेंगे नहीं जब तक तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट ना बन जाओ, जब तक तुम एग्जाम्स क्लियर ना कर लो। तो आई एंड द एंटायर MEPL टीम is going to be connected with you and we are going to support you till the time you clear your examinations। तो जब तक तुम एग्जाम क्लियर नहीं कर लो भैया हम तुम्हारा जो सपोर्ट है वो नहीं छोड़ने वाले, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाले। We are going to support you in everything during the classes, after the classes, revision, support, queries, everything we are going to provide you। तो वो जो टेंशन है ना वो आपको हमारे ऊपर शिफ्ट कर देना है, लेकिन आपको अपना 200% देना है, आपको एफर्ट्स देने हैं, जो भी आपको टिप्स, जो भी आपको गाइडलाइंस दी जाएंगे उनको फॉलो करना है ताकि अपने अच्छे रिजल्ट्स क्या हो सके सर, सिक्योर हो सके, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर एंड सीइंग यू सून लाइव एट कोलकाता। एंड उम्मीद कर रहा हूं कि पैन इंडिया बेसिस में जो स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ेंगे, एंड साथ में हम लोग क्या करेंगे सर, साथ में ऑडिट को एकदम स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाएंगे एंड ऑडिट में बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।